Hello everybody, what's up? Today I am back with another video in which we will be covering chapter number 1 of our political science book 1. Political science book 1 is contemporary world politics and its chapter number 1 is the end of bipolarity. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें वर्ड बाइपोलर का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अगर हमें नाम का ही मतलब नहीं पता होगा तो व्हाट्स द रीजन ऑफ स्टडिंग इट, राइट? सो बाइपोलैरिटी का मतलब है जब हमारा वर्ल्ड, लेट्स सपोज दिस टू बी द वर्ल्ड, जब ये वर्ल्ड ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा हमारा बन गया यूएसए और दूसरा हिस्सा हमारा बन गया यूएसएसआर। अब हमने समझने के लिए इनको बोला हिस्सा, बट ये हिस्से जो हैं इनको हम कहते हैं पोल्स, राइट? तो जब हमारे जो ये पोल्स हैं, जब हमारा वर्ल्ड दो पोल्स में डिवाइड हो गया, उसको हम कहते हैं बाइपोलैरिटी। बाय का मतलब दो और पोलैरिटी का मतलब दो पोल्स। तो बाइपोलैरिटी का मतलब यूएसए और यूएसएसआर जब दो पोल्स की तरह इमर्ज हुए, राइट? अब हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। हम ये चैप्टर पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फाइन। जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हमारा वर्ल्ड वॉर 1 की टाइमलाइन थी 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 2 की टाइमलाइन थी 1939 टू 1945। 1945 में वर्ल्ड वॉर कैसे एंड हुआ? जब हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो तब हमारा जो है वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होते ही हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर था जब हमारा मतलब कंट्रीज के बीच में टेंशंस और कंफ्लिक्ट की सिचुएशन, बट इन्होंने आर्म्स का यूज उसमें नहीं किया। आर्म्स मतलब वेपन्स या ग्राउंड लेवल पर लड़ाई नहीं हुई। अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर क्या था? ये इनके बीच में वॉर था। अलाइड पावर्स, एक्सिस पावर्स, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, ये थे अलाइड पावर्स में, और जर्मनी, इटली, जापान, ये थे हमारे एक्सिस पावर्स में। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट से, और इसने स्टार्ट कर दिया बाइपोलर वर्ल्ड का। बाइपोलर वर्ल्ड यानी जैसे ये हमारा वर्ल्ड, इसमें दो डिविजन्स हो गए, यूएसए, यूएसएसआर। तो इसको हमने नाम दिया बाइपोलर वर्ल्ड का, फाइन। बाइपोलैरिटी का मतलब ही है डिवीजन बिटवीन टू पोल्स, और हम यूएसए और यूएसएसआर को सुपर पावर्स का नाम भी देते हैं। ये हैं दो सुपर पावर्स, यूएसए, यूएसएसआर। अब हमारे पास दो आइडियोलॉजीज हैं, पहले हम उनका थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। पहली आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और दूसरी है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटली या कॉर्पोरेटली ओन्ड है। अब इसका मतलब क्या है? कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं और कॉर्पोरेटली ओन्ड मतलब कॉर्पोरेशंस भी ओन कर सकती हैं, जबकि हमारा जो कम्युनिज्म है इसमें कलेक्टिव ओनरशिप होती है। मतलब जो भी जितना भी सब कुछ है वो सब मतलब जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी, और मतलब सबके एडवांटेज के लिए वो सब कुछ कंट्रोल करेगी। जैसे कि मतलब लोग, हम सबके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज है तो हम कैपिटलिज्म में है। कम्युनिज्म में ऐसा होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं होते, किसी के पास भी अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी। उसके बाद जो हमारा कैपिटलिज्म है ये पॉलिसी ऑफ वेस्ट है, और कम्युनिज्म जो है वो है पॉलिसी ऑफ द ईस्ट। अब यहाँ हम वेस्ट से किसको रेफर कर रहे हैं और ईस्ट से किसको रेफर कर रहे हैं? वेस्ट से हम रेफर करेंगे यूएसए को, फाइन, और ईस्ट से हम रेफर करेंगे यूएसएसआर को। अब
ये जो है हमारा सिस्टम, इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इसमें टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सारे जानते हैं, जैसे इंडिया में कि पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है जिसमें सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ही देखेगी। अब इसमें हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है और कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एक्सेट्रा है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और कैपिटलिज्म में फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एक्सेट्रा है। कम्युनिज्म में प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब क्या चीज बाहर जाएगी पब्लिक में, क्या चीज नहीं जाएगी, प्रेस को क्या रिलीज करना है, क्या रिलीज नहीं करना, वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट बताएगी। अब यहाँ से हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक स्टार्ट होता है, जो हमारा फर्स्ट पेज है चैप्टर का, जस्ट बिलो द हेडिंग। तो उसमें है अबाउट द बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बर्लिन वॉल जो है 1961 में बनी थी। 150 किलोमीटर प्लस की लेंथ थी इसकी, और ये क्या करती थी, जैसे ये हमारा बर्लिन है, ये ऐसे वॉल थी, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन इन दोनों को अलग अलग करती थी। अब वेस्ट बर्लिन जो था वो ये मतलब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में डिफरेंस शो करती थी। ये वॉल एक एज अ डिफरेंशिएटिंग मेजर थी। तो उसके बाद ये जो वॉल थी, इसने ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन दोनों को एक दूसरे से जो है अलग कर रखा था। अलग इन द सेंस, एक तरफ कम्युनिज्म चल रहा था और एक तरफ कैपिटलिज्म चल रहा था। तो 28 इयर्स तक ये खड़ी रही, मतलब 28 इयर्स तक ये बनी रही। ये सिंबलाइज क्या करती थी, डिवीजन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। 9 नवंबर 1989 को ये फाइनली तोड़ दी गई। मतलब जो लोग थे उन्होंने इसको फाइनली डिमोलिश कर दिया। इससे क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब जो दो बर्लिन है तो जर्मनी का पार्ट है, तो जर्मनी के दो हिस्सों का ये जब वॉल हटी तो ये दोनों आपस में मिल गए, राइट। अब इससे क्या है, कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड हुआ, मतलब बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। ये शुरुआत थी, पूरा एंड तो इसमें नहीं हुआ, बट ये जैसे कहते हैं ना कि अंत की शुरुआत थी। जो हमारा कम्युनिज्म ब्लॉक है उसके एंड की ये एक कह लो, मतलब एक स्पार्क था। इसने जो है सबको, पूरी का पूरी सोवियत ब्लॉक को एक स्पार्क दिया कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, कैपिटलिज्म में ये सब भी है, फाइन। अब इसके बाद जर्मनी यूनिफाई हो गया और कोल्ड वॉर का एंड एक हिसाब से इसको कहा जाता है। ईस्ट मतलब 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि मतलब सोवियत ब्लॉक का पार्ट थी, उन्होंने इसको एज अ मतलब जिसे कहते हैं ना एज अ स्पार्क लिया, और एज अ रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशन रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इन्होंने मास डेमोन्स्ट्रेशंस करी, जैसे जिसे हम कहते हैं, मतलब कम्युनिटी ने मास डेमोन्स्ट्रेशन करी, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को सोवियत ब्लॉक मतलब कम्युनिज्म से बाहर निकाल लिया, फाइन। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत यूनियन सुपर पावर कैसे बना। लुक, सोवियत यूनियन जो है वो एक ग्रेट पावर था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली मतलब जो कंट्री अपने आप को स्टेबलाइज कर पाई, उसने अपने लॉस को संभाल लिया, उसको हम यहाँ पर कहते हैं सुपर पावर, ग्रेट पावर। सोवियत यूनियन जो था वो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नुकसान तो देखो सबका हुआ, ज्यादा या कम हुआ सबका, तो इन्होंने उस नुकसान को ये ओवरकम कर पाए और ये अपने आप को संभाल पाए, बाकी इकोनॉमीज की तरह ज्यादा एकदम गिर नहीं गए। इस करके यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों की इकोनॉमीज ऑलमोस्ट सेम थी। इसकी जो इकोनॉमी थी वो मॉडल्ड आफ्टर थी, या मतलब बाकी के जो कहते हैं ना कि बाकी के जो कंट्रीज थे उनसे ज्यादा डेवलप्ड थी,
और ये अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट थी उस टाइम के लिए, एक्सेप्ट फॉर यूएस। इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट फॉर यूएस। यही रीजन है कि यूएसए और यूएसएसआर दो बाइपोलर वर्ल्ड है, दो सुपर पावर्स थी। अब इसको सोवियत यूनियन को सुपर पावर कैसे बना, क्या फैक्टर्स थे? फर्स्ट, इनके पास कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत सारे थे इनके पास, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनका वेल डेवलप्ड था। उसके बाद इनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब ये लोग पिन से लेके, सुई से लेके गाड़ी, कार तक खुद बना सकते थे एंड इवन बनाते थे। उसके बाद ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने सारे सिटीजन्स के लिए मेंटेन करते थे और साथ साथ उनको सब्सिडीज भी देते थे बेसिक नेसेसिटीज पे, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और भी वेलफेयर स्कीम्स के लिए। सोवियत यूनियन में जब सब कुछ देखो गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट के पास ही सारा कंट्रोल है, तो उनके वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, मतलब हर इंसान जो था वो एम्प्लॉयड था। स्टेट ऑनरशिप जो थी वो एक डोमिनेंट फॉर्म थी, मतलब स्टेट ऑनरशिप का यहाँ मतलब है गवर्नमेंट ने सब कुछ ओन कर रखा था, तो ये एक डोमिनेंट फॉर्म थी ऑनरशिप की। और लैंड और प्रोडक्टिव एसेट्स जो भी होते थे वो सब कुछ सोवियत स्टेट देखती थी। सोवियत स्टेट मतलब गवर्नमेंट। फाइन। अब इसके बाद मिलिट्री ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की मिलिट्री कैसी थी? मिलिट्री मतलब आर्मी एंड ऑल। देखो, सबसे पहले तो इसको मतलब बहुत ग्रेट कॉस्ट लगता था आर्म्स रेस में। आर्म्स रेस क्या होता है? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स रेस चलती थी। आर्म्स रेस मतलब जैसे सपोज एक ये वेपन जो है ये यूएसए के पास है, यूएसएसआर को भी जल्दी से जल्दी इसको अरेंज करना पड़ता था कि कहीं अगर यूएसए ने मेरे ऊपर ये वेपन यूज कर लिया तो मेरे पास ये वेपन नहीं है, मेरे को ये वेपन चाहिए कैसे भी। इसको हम कहते हैं आर्म्स रेस। इवन दो इन्होंने कभी भी आर्म से लड़ाई नहीं की, कभी भी नहीं की, कोल्ड वॉर ही चला इनके बीच में, बट स्टिल इनको आर्म्स रेस में बहुत ग्रेट कॉस्ट लगती थी। बहुत सारा पैसा जो था इनका इकोनॉमी का वो उसमें जाता था। ये वेस्ट से पीछे थी, लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे थी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट पावर एटसेट्रा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ इट्स सिटीजन्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहला, इवन दो इनकी इकोनॉमी जो थी वो डेवलप्ड थी, इनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर सब कुछ डेवलप था, बट वेस्ट कहीं ना कहीं वेस्ट से थोड़ा सा पीछे जरूर था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये थोड़ा पीछे थे, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा पीछे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस। अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस कैसे? इकोनॉमिक एस्पिरेशंस बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे थे, बट उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट का तो मतलब कुछ था नहीं इनके पास, सिटीजन्स के पास। दूसरा, जो इनका सिस्टम था, गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो अकाउंटेबल नहीं था इनके सिटीजन्स को, वो अकाउंटेबिलिटी लैग कर रहे थे। मतलब इनको पॉलिटिकली ये कुछ जानना चाह रहे हैं तो ये लोग रिफ्यूज कर देते थे कि नहीं, मतलब ये लोग जवाब ही नहीं देते थे। कोई कहते हैं ना, एक मतलब संतुष्टि देने वाला जवाब नहीं देते थे। जो हमारी इनकी गवर्नमेंट थी वो उस टाइम पे अथॉरिटेटिव और ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी। अथॉरिटेटिव मतलब वो खुद ही अपने आप को सब अथॉरिटी समझते थे, और ब्यूरोक्रेटिक मतलब वो दूसरे किसी की भी मतलब नॉर्मल सिटीजन्स की नहीं सुनते थे। उसके बाद एक और रीजन, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। इन्वेजन क्या होता है? जैसे कंट्रीज जो हैं वो इन्वेड कर लेती है ना, जैसे हमारे मतलब
पुरानी हिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि इस राजा ने इस देश पे मतलब इस गढ़ पे कब्जा कर लिया, तो वो जो कब्जा करना दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। तो इन्होंने सोवियत ने इन्वेड कर लिया था अफगानिस्तान को। अब इन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड तो कर लिया, बट इससे इनको बहुत नुकसान हुआ, इनका सिस्टम और वीकन हो गया। वेजेस बढ़ रही थी, वेजेस वर कॉन्टिन्यूइंग टू ग्रो, बट जब इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगी। टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट अगर इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट वालों के पास टेक्नोलॉजी है तो वो ज्यादा काम कर पा रहे हैं, इनके पास नहीं है तो कम हो रहा है। और पॉपुलेशन तो साथ साथ बढ़ ही रही है, तो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लग गई यहाँ पे। कंज्यूमर गुड्स कुछ भी, मतलब जैसे कपड़े, खाना पीना, सब कुछ, फूड इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होते गए हर साल साल करके। इनके यहाँ के जो कंज्यूमर गुड्स थे वो इंक्रीज, मतलब कंज्यूमर जो फूड इंपोर्ट्स थे वो इंक्रीज हो रहे हैं। सोवियत इकोनॉमी वाज फॉल्टरिंग in late 1970s and at last became stagnant. सोवियत इकोनॉमी जो थी फॉल्टरिंग, मतलब इसमें धीरे धीरे कोई ना कोई कमी आ रही थी, और 1970s आते आते ये एकदम स्टैग्नेंट हो गई। भाई इनके पास कोई, मतलब इनकी इकोनॉमी बढ़ने का कोई साधन नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, इनकी इकोनॉमी जो है एकदम स्टैग्नेंट हो गई, रुक गई, जहां पे जैसे है बस रुक गई, समझे? तो उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट। अब ये कुछ हेड्स हैं सोवियत सिस्टम, रीजंस जो हैं डिसइंटीग्रेशन के। पहला रीजन, मतलब ये हेड्स हैं, मैं इनको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ये सिर्फ हेड्स हैं, आपको यहां से पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। फाइन, स्क्रॉल करते हैं नीचे। फर्स्ट रीजन हमारा जो था गॉर्बाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन। अब मिखाइल गॉर्बाचोव कौन है? ये है सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पर मतलब कम्युनिज्म था तो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के ये सेक्रेटरी थे 1985 में, और इन्हीं के टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हुई थी। इन्होंने क्या किया, देखो इसको कहानी की तरह समझो। 1985 में ये अपॉइंट हुए, एक है तो वहीं के सिटीजन, ये समझ पा रहे थे, लोग भी वहां के समझ पा रहे थे कि भाई यहाँ ये कमी है, सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक हो रहा है, अथॉरिटेटिव हो रहा है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी थी उस टाइम तक। ये समझ पाए कि हाँ ये कमियां हैं और इनको ठीक करना जरूरी है, तो ही सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम। रिफॉर्म मतलब ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस। रिफॉर्म्स नेसेसरी थे यूएसएसआर को, मतलब थोड़ा इम्प्रूव करने में इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस एंड ऑल, जो कि वेस्ट में ऑलरेडी हो रही है, तो ये वेस्ट से पीछे थे। अब इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने 2 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। 2 पॉलिसीज क्या थी? पेरिस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रॉइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, कि ये अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करेंगे, जो इनका गवर्नमेंट वगैरह सबका सिस्टम है वो। और ओपननेस का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज जो हैं गवर्नमेंट के अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, उनको लोगों के साथ थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये 2 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। अब इन्होंने तो अपनी तरफ से नॉर्मलाइज करना चाहा रिलेशंस को वेस्ट के साथ, और थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करना चाहा सोवियत सिस्टम को, कि डेमोक्रेसी आएगी तो तभी तो कुछ होगा ना, अगर डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो क्या होगा। तो डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने थोड़ा सा मतलब चाहा कि रिलेशंस हमारे वेस्ट के साथ ठीक हो, ताकि ये टेक्नोलॉजिकल थोड़ी एडवांसमेंट्स वगैरह हो पाए, और दूसरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा लाना चाह रहे थे। अब इन्होंने थोड़े एफर्ट्स किए, बट इन एफर्ट्स का नतीजा क्या होगा ये किसी को नहीं पता था।
हम कहते हैं ना हमने कोई काम कर दिया, अब उसका आगे नतीजा क्या होगा हमें तो नहीं पता। तो नीदर गॉर्बेचोव नॉर एनीवन एल्स इंटेंडेड, कि मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन रिफॉर्म से क्या होगा आगे, इन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा करना चाहा। यहां से जो लोग हैं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के, जो कि सोवियत ब्लॉक में थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे ना सोवियत यूनियन में, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट करना मतलब इन्होंने लड़ाई झगड़े वगैरह वो सब शुरू कर दिया। अब कम्युनिस्ट रिजाइम्स जो हैं वो एक एक करके कोलैप्स करना शुरू कर गए। कोलैप्स मतलब टूटना शुरू कर गए, इन्होंने यहाँ से बैक ऑफ करना शुरू कर दिया। क्राइसिस जो थे वो और बढ़ने लग गए। ऑलरेडी हमने देखा फूड इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने जो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मतलब पहल छेड़ी थी, ये इनके कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने ही अपोज करना शुरू कर दिया। देखो अब अगर मान लो कोई लेट सपोज मैं एक ग्रुप का पार्ट हूं, मैं लीडर हूं उस ग्रुप की, मैंने कोई डिसीजन लिया, अगर मेरे ग्रुप के बंदे ही उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उस डिसीजन का कोई इतना इंपॉर्टेंस रेलेवेंस रह नहीं जाएगा। जो ये इसकी पॉलिसीज थी ये इसके इंटरनल लीडर्स ने ही वो करनी शुरू कर दी, कि मतलब उन्होंने ही इसको अपोज करना शुरू कर दिया। अब यहां से जो था ऑफिशियल्स ने इसकी पॉलिसी अपोज करी और एक कूप हो गया भाई, कूप टुक प्लेस, मतलब जिसे कहते हैं एक रिवोल्ट सॉर्ट ऑफ हो गया, मतलब किसी ने लड़ाई दंगा छेड़ दिया इसके खिलाफ। एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स मतलब जो कहते हैं ना नामी गिरामी लोग जो होते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नामी लोगों ने ही इसमें जो है रिवॉल्ट छेड़ दिया। अब इफेक्ट्स क्या हुए, ठीक है हमने पढ़ लिया, इसने 2 पॉलिसीज निकाली। अब इन 2 पॉलिसीज के इफेक्ट्स क्या बने हमारे इफेक्ट्स ऑफ गॉर्बेचोव्स रिफॉर्म के हमारे पास क्या इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट जो मतलब हमारा जो रिफॉर्म है वो लीडर्स ने ही अपोज किया, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के लीडर्स ने ही अपोज करना शुरू कर दिया। 1991 में कूप हुआ जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे। उसके बाद लोग जो थे उन्होंने एक बार फ्रीडम चख ली थी। इन्होंने जैसे थोड़ा सा ये पॉलिसीज लागू करी तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा फ्रीडम जो है वो चख ली थी, और अब वो वापस से ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में नहीं जाना चाहते थे। देखो अब इनके यहाँ पे कैसा था कि जो सरकार कहेगी वही ये करेंगे, वही ये सब कुछ करेंगे। अब जैसे मान लो एक बंदा है, वो उसको किसी कमरे में आपने बंद कर दिया, आप देख रहे हो कि वो क्या खाएगा, वो क्या करेगा, उसके पास क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अंदर ही है बस, उसको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता, जो कर रहे हो उसके लिए आप कर रहे हो। उस बंदे को आपने बाहर निकाला, उसने एक बार के लिए चाहे थोड़े टाइम के लिए उसने फ्रीडम तो टेस्ट करी। अब जो इंसान अंदर रह के बंद रह के परेशान है वो क्या करेगा, वो दूसरा बंदा जो है वो मतलब उसने एक बार फ्रीडम देख ली तो वो जेन्युइन सी बात है फ्रीडम को ज्यादा प्रेफर करेगा। तो उसने फ्रीडम को प्रेफर किया, तो लोगों ने यहाँ पर फ्रीडम टेस्ट कर लिया भाई। इन्होंने देख लिया कि हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नेगेटिव ही नेगेटिव है, और अब इसको चेंज करने का, इसको रिफॉर्म करने का टाइम आ गया। अब यहाँ पे जो है बोरिस येल्सिन जो है यहाँ से एक नेशनल लीडर की तरह अपोज हुए, नेशनल हीरो की तरह एक मतलब इमर्ज हुए, और इन्होंने कूप को ओपोज किया। रशियन रिपब्लिक जहां पे येल्सिन जो थे वहां पर वो एक पॉपुलर इलेक्शन जीत गए, जिससे कि वो फेवरेट लीडर बन गए रशिया के। तो उसके बाद पावर जो है वो शुरू हो गई मतलब शिफ्ट होनी। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सेंटर से रिपब्लिक्स बननी शुरू होगी। सेंटर मतलब सोवियत सिस्टम के अंदर ये सेंटर थी, रिपब्लिक्स मतलब न्यूली इमर्ज्ड कंट्रीज।
तो ये अब खुद के डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट होगी। पहले सब कुछ गवर्नमेंट कर रही थी, अब इन्होंने अपने आप को एज अ सोवरेन स्टेट देखना शुरू कर दिया। सोवरेन मतलब पावर टू मेक इट्स ओन डिसीजंस, अब ये खुद अपने डिसीजंस ले सकती हैं। उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी, इन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी और ये सोवियत सिस्टम के साथ ही चलना चाहती थी। इनका ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए या कुछ और, इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। ये कहते हैं कि हमें ऐसी सोवियत यूनियन के साथ चलना है। बट 1991 में जो है येल्सिन के मतलब अंडर जो है, उसकी लीडरशिप के अंडर 3 मेजर रिपब्लिक्स, रशिया, यूक्रेन और बेलारस, ये 3 मेजर रिपब्लिक्स इन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन को डिसबैंडेड घोषित कर दिया। डिक्लेयर दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। अब डिसबैंडेड का मतलब क्या है यहाँ पर? डिसबैंडेड का हमारे पास यहाँ पर मतलब है इन्होंने अपोज कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि भाई अब देखो सोवियत यूनियन खत्म हो गई है, अब सोवियत यूनियन हमने अपनी तरफ से डिसबैंड कर दिया, खत्म कर दिया। हम जो एक कम्युनिटी की तरह, ग्रुप की तरह जी रहे थे, नो मोर। अब सोवियत यूनियन के सभी देश आजाद हैं, अपनी तरफ से अब जो मर्जी करो, फाइन। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बैंड हो गई और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को जब अडॉप्ट किया तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, देखो एक इंसान जो पिंजरे में है उसको अब एकदम से फ्रीडम, जैसे कहते हैं ना हम कि कोई एक पेट है मान लो, उसको आपने अच्छे से एकदम छुपा के अपने मतलब अपने जिगर के टुकड़े की तरह पाला है। अगर वो एक दिन आप ऐसी उसको सड़क पे छोड़ दो, उसको आदत तो नहीं है उनसे लड़ने की, सब कुछ करने की, बाहर उसको कैसे जीना उसको ये तो नहीं आता, वो फूलों की तरह जिए आपके घर में, तो देखो प्रॉब्लम होगी उसको। सेम यही चीज इनके साथ हुई, इनको पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट कैसे चलती है सब कुछ। तो इनके जब इन्होंने इसको डिसबैंडेड घोषित कर दिया, इन कंट्रीज को तो पता ही नहीं था भाई कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, तो इसका बहुत बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ इन कंट्रीज पे। अब रिजल्ट क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। डिसइंटीग्रेशन, डिसबैंडेड, इसका मतलब एक ही है, सोवियत यूनियन का टूटना। अब सोवियत यूनियन के टूटने का रिजल्ट क्या आया? सोवियत यूनियन जो टूट गई उसके बाद जो है एक ग्रुप जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS, ये ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुई और इसने जो है एक्सक्लूजन ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब इन्होंने धीरे धीरे करके फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ CIS स्टार्ट किया। रशिया जो है वो कैसे इमर्ज हुआ? रशिया जो है वो ऐसे इमर्ज हुआ कि ये जो है सक्सेसर बन गया USSR का। मतलब USSR तो टूटा, बट USSR के टूटने से इसने क्या किया कि इसने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा बेटा सब हड़प लेता है, तो इसने वैसे ही वो बड़ा बेटा बनके सब कुछ हड़प लिया। सक्सेसर ऑफ USSR का मतलब जो कुछ भी था सोवियत यूनियन का, इसने सब अपने अंडर, जो उसकी लीगेसी थी सब कुछ, सब इसने अपने अंडर कर लिया। इसने सोवियत सीट भी, जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट थी, इसने वो सीट भी हड़प ली। उसके बाद इसने सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स जो सोवियत यूनियन की थी वो एक्सेप्ट कर ली। मतलब इसने अपनी तरफ से कि हाँ भाई उनकी जगह पर अब मैं हूं। इसने ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ पोस्ट सोवियत स्पेस, मतलब जितने इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे USSR के पास, रशिया ने सब हड़प लिए कि जो है सब मेरा है, जो है सब कुछ रशिया का है। और ये ओनली न्यूक्लियर स्टेट, मतलब अकेली न्यूक्लियर स्टेट थी पोस्ट सोवियत में। इसने कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स किए यूएस के साथ जो इसने डिसआर्मामेंट किया, इसने कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स लिए। मतलब देखो यूएस के साथ इसने कुछ ट्रीटीज करी कि हाँ भाई देखो न्यूक्लियर वेपन्स तुम्हारे पास भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं। तो इसने वो ट्रीटीज जो करी
इसने वो ट्रीटीज करने के बाद अपने आप को यूएस के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशंस में स्टार्टअप दे दिया. ओल्ड सोवियत सिस्टम वॉज डेड एंड बरीड नाउ. अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ओल्ड जो सोवियत सिस्टम था, ओल्ड सोवियत सिस्टम अब खत्म हो गया और अब बरीड हो गया, मतलब अब जैसे दफना दिया गया, बस अब उसका कोई वजूद नहीं रहा. फाइन. अब इसके बाद है हमारा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ. सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के रीजंस क्या थे? इसके दो मेन रीजन थे. इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी इयर्स. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब इनकी जो इकोनॉमी थी वो एक जगह पे रुक गई थी, और वो एक जगह पे रुकने के कारण लोगों को मतलब दिक्कत हो रही थी. और इंटरनल वीकनेस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की मतलब वही कि इनका सिस्टम अथॉरिटेटिव हो गया था, ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, ये लोगों को जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थे, ये सब कुछ. फाइन. इसके बाद अब हमारी जो है सिस्टम जो है वो वीक और स्टैग्नेंट हो गया था. वीक और स्टैग्नेंट मतलब सिस्टम जो है नहीं कर पा रहा था, नहीं चला पा रहा था. तो सिस्टम के वीक और स्टैग्नेंट होने के कारण क्या थे यहाँ पे? सिस्टम के वीक और स्टैग्नेंट होने के कारण यहाँ पर इकोनॉमी मतलब बेसिकली इस पार्ट में इकोनॉमी के टर्म्स में वीक और स्टैग्नेंट क्यों हो गया था सिस्टम? पहला, बहुत से इनके रिसोर्सेज जो थे वो न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स के उसके लिए यूज हो रहे थे. इनके बहुत से रिसोर्सेज, देखो जब इनको आर्म्स रेस में पार्ट लेना तो इनको कुछ भी करके आर्म्स अपने पास स्टोर करने ही पड़ेंगे. तो न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल के कारण इनके बहुत रिसोर्सेज वेस्ट हुए. अगला, इन्होंने डेवलपमेंट की सैटेलाइट स्टेट्स की जो ईस्ट यूरोप में, और उसके अंदर इन्होंने ईस्ट यूरोप और 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर इन्होंने सैटेलाइट स्टेट्स बनाई कि जो हमें एज ए सैटेलाइट सब काम करेंगी. उसमें इनका बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ. इससे क्या हुआ? एक बहुत ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन हो गया जो कि सिस्टम कोप अप नहीं कर पाया. इन्होंने अपनी तरफ से सोचा था कि शायद वो काम कर जाए, बट वो सिस्टम काम नहीं कर पाया. उसके बाद ऑर्डिनरी सिटीजन्स को और नॉलेज हो गई थी अब इकोनॉमिक एडवांस के बारे में. वेस्ट जो था, जो इनके सिटीजन्स थे उनको पता लग गया कि हाँ भाई हम जो है पीछे हैं और वेस्ट जो है हमारे से आगे है. तो इनको जब इनके सिटीजन्स को पता लग गया, इन्होंने एक बार फ्रीडम देख ली, तो इनको पता लग गया कि भाई देखो, हम कहते हैं ना एक रियलिटी चेक मिल गया, हम तो बहुत पीछे हैं भाई, वेस्ट बहुत आगे है. हमें लगता था कि हम बेस्ट हैं, बट नहीं, हम बेस्ट नहीं है. They could see the disparities between their systems and the system of West. इनको अपने और वेस्ट के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था. इनको रियलिटी चेक मिल चुका था. Reality of Soviet Union's backwardness came as a political and physical. Came as a, just a second guys. Yeah, here. Came as a political and psychological shock. अब ये सोवियत यूनियन की जो रियलिटी है जब इसके सिटीजन्स को मिली, तो ये एज ए पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक आई. पॉलिटिकल मतलब इनका सिस्टम टूट गया, सोवियत यूनियन जो थी वो यूनियन टूट गई, यूएसएसआर जो था वो डिसबैंड हो गया. पॉलिटिकल जो इनकी गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई, सब स्टेट्स अलग अलग बंट गई. जो पहले एक हुआ करती थी वो अब डिवाइड हो चुकी हैं. तो ये एज ए साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल शॉक आया. साइकोलॉजिकल शॉक कैसे? लोगों को, वही पेट वाला एग्जाम्पल, कि लोगों को नहीं पता था कि हमें कैसे सब कुछ है, और इनको सिर्फ हाँ ये था, बट जो इंसान कहते हैं कि एक कंसोल्ड बंद स्पेस में रहा है, उसको एकदम से फ्रीडम दी जाए तो साइकोलॉजिकल शॉक आता ही आता है. लोगों को जब पता लगा कि हम, भाई कहते हैं ना कि हम गलत फहमी में जी रहे थे, तो इसके कारण इनको
एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल शॉक मिला। इसके बाद हमारे पास शॉक थेरेपी है, गॉर्बाचोव्स के रिफॉर्म डिटेल में है, तो एक वीडियो और इसकी बनाऊंगी मैं, तो एक वीडियो और करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1, हाफ चैप्टर रहता है वो मैं पार्ट 2 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। कोई आपको डाउट है या कोई चीज जो है कि मैंने कुछ गलत बोला तो आप उसको कमेंट में प्लीज मेंशन करना, ताकि मैं उसको एक बार गो थ्रू कर पाऊं। और कोई आपका डाउट वगैरह भी हो तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड सी यू इन द पार्ट